Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Hina. I'm a faculty of UPSC Law Optional Paper at Study IQ. In today's video, we are going to discuss about Law Optional Paper and why one should choose this paper over other subjects. जैसे आपको पता है यूपीएससी 48 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करती है जिसमें से आप अपना ऑप्शन पेपर चूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं इफ यू गो फॉर लॉ ऑप्शनल पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को। जो लॉ ऑप्शन का सिलेबस है वो बहुत लिमिटेड सिलेबस है। दो सब्जेक्ट्स पेपर्स में वो डिवाइडेड है, पेपर वन, पेपर टू। पेपर वन में आप देखेंगे तीन सब्जेक्ट्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देन वी हैव इंटरनेशनल लॉ एंड वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब क्या एडवांटेज है अगर आप लॉ ऑप्शन पेपर चूज करते हैं तो आपको क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं? सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि पेपर वन के जो मेजर सब्जेक्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कि आप एनी विच वेज जीएस में पढ़ते हैं। आप इंडियन पॉलिटी कवर करते हैं। इंडियन पॉलिटी जब आप कवर करते हैं तो उसमें आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो अब तक लैंडमार्क जजमेंट्स रहे हैं रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इलेक्शंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, इन सबसे रिलेटेड आप जितने केस लॉज हैं वो भी पढ़ते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस है वो भी पढ़ते हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का जो सिलेबस है ऑफ लॉ ऑप्शन पेपर वो कवर हो जाता है। तो आप इवन इफ यू आर नॉट चूजिंग लॉ ऑप्शनल पेपर तब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ तो इंडियन पॉलिटी में पढ़ ही रहे हैं, विच इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, नो मैटर व्हाट सब्जेक्ट यू आर चूजिंग। तो अगर आप लॉ ऑप्शनल पेपर चूज करते हैं तो आपका ये सिलेबस ऑलरेडी कवर है। आपको यहाँ पर 10%, 15% एक एक्स्ट्रा और पढ़ना है। अदरवाइज 80 to 90% आपका जो इंडियन पॉलिटी का सिलेबस है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कवर हो जाता है। दूसरी चीज जो पेपर वन में आती है वो आती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो सिलेबस है उसका जो फाउंडेशन है, उसके जो बेसिक्स है वो आप गवर्नेंस में वैसे भी पढ़ते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि इट विल बी एलियन टू यू और आपको बिल्कुल स्क्रैच से हर चीज इसमें पढ़नी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो बेसिक्स है वो आप गवर्नेंस में वहां पर भी पढ़ते हैं, जीएस के पेपर में आपका कवर हो जाता है। तो पेपर वन के जो दो मेजर चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वो एनी विच वेज यू स्टडी इन जीएस। तो अगर आप ये सब्जेक्ट चूज करते हो तो आपका ये पोर्शन मेजर, लाइक आप एक बार सोचेंगे 75% जो आपका पेपर वन का सिलेबस है वो ऑलरेडी कवर्ड है। इवन इफ यू आर नॉट चूजिंग लॉ एज योर ऑप्शनल पेपर, आप ये सब्जेक्ट्स तो वैसे भी कवर कर रहे हैं। यस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आप लॉ के पर्पज से वहां नहीं पढ़ रहे हैं, बट फाउंडेशन आप पढ़ रहे हैं। आपको बेसिक्स जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के वो गवर्नेंस में आप कवर कर लेते हैं, तो आपको बस अब उसके ऊपर बिल्ड करना होता है। दैट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क वंस द फाउंडेशन इज डन। अगला जो इसका सब्जेक्ट है वो है इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ अगर आप देखेंगे तो कोई बेयर एक्ट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टेक्निकली इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इट इज नॉट द केस। इन इंटरनेशनल लॉ आप जो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेसिक है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, इसके जो वोकेबलरी है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, बट जो कॉन्सेप्चुअली आई टॉक, इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आप कोई भी सब्जेक्ट जब चूज करते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको आते हैं, कुछ टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं। जो आपको नहीं आते हैं वो आप स्क्रैच से पढ़ते हैं। इंटरनेशनल लॉ को आप ऐसे देख सकते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो जो जनरली, जो अगर आप देखेंगे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस का भी जो सिलेबस है वहां पर आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इफ यू स्टडी इंटरनेशनल लॉ, इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस ऑल्सो। तो वो भी आपके जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रेंथन करेगा। तो पेपर वन अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 75% आप जीएस में पढ़ रहे हैं। एक जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको कवर करना है वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट आपको कवर करना है। उसमें भी जो सिलेबस है, जो इंटरनेशनल लॉ का यूपीएससी ने सिलेबस दिया है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। देर आर नो बेयर एक्ट्स कि आपको बेयर एक्ट्स पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ है तो आपको दूसरी दूसरी कंट्रीज की लॉज पढ़नी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, right? Syllabus is limited, though it's new, but the syllabus is limited and not difficult. प्लस आपको इंटरनेशनल रिलेशंस को और बेटर समझने में आपको हेल्प करेगा इफ यू स्टडी इंटरनेशनल लॉ। पेपर वन इज दिस थ्री सब्जेक्ट्स ओनली, जिसमें से दो तो आप ऑलरेडी कवर कर रहे हैं और आपको सिर्फ तीसरे पे थोड़ी मेहनत करनी है। पेपर टू की अगर हम बात करते हैं, पेपर टू में जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दैट इज लॉ ऑफ क्राइम्स, विच इज इंडियन पीनल कोड।
नाउ इट्स बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ये टॉपिक्स हैं जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लस अगर कल को यू गेट थ्रू आईपीएस, यू गेट थ्रू आईएएस, सो आपको इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू रीड आईपीएस आईपीसी एंड बीएनएस, ये आपको पढ़ना ही है, राइट? तो आप स्किप तो वैसे भी नहीं कर सकते। प्लस एक बार अगर आप बीएनएस या इंडियन पिनल कोड, लॉ लॉ ऑफ क्राइम्स को पढ़ना शुरू करेंगे, इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आपको मन ही नहीं करेगा दैट यू कुछ और पढ़ो, राइट? क्योंकि एंड ऑल्सो ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप लॉ ग्रेजुएट हैं नहीं हैं, लाइक यू आर नॉट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आपको लॉ ऑफ क्राइम्स जो इंडियन पीनल कोड है वो आपको वैसे भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी डेली लाइफ में यूज होता है, राइट? और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी तो आपको ऑलरेडी आती भी होगी। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो लॉ है वो बहुत टेक्निकली हमें पढ़नी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जुडिशरी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप कोई और स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? तो आपको बहुत टेक्निकली इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? आपको इसके फाउंडेशंस पता होने चाहिए, इसके पैरामीटर्स पता होने चाहिए। इफ यू नो दैट मच, इट विल बी इनफ, राइट? सो लॉ ऑफ क्राइम्स में इंडियन पीनल कोड एंड नाउ भारतीय न्याय संहिता इज कवर्ड, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम उसमें डिफरेंट टाइप के ऑफेंसेस पढ़ते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। तो इस तरीके से चैप्टर्स में वो डिवाइडेड है। सिलेबस अगेन इज वेरी लिमिटेड और बहुत इंटरेस्टिंग है। और बहुत सारी चीजें तो आपको वैसे भी पता है, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, तो बहुत सारी चीजें आपको, जो टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दोज टर्म्स। सो दैट्स लॉ ऑफ क्राइम्स। देन वी हैव लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कंटेम्प्रेरी लीगल टॉपिक्स। अब जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स है, अब मर्केंटाइल लॉ में आपका आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ जाता है, पार्टनरशिप एक्ट आ जाता है, एनआई एक्ट आ जाता है। ये जो एक्ट्स हैं, ये बहुत ज्यादा लॉ में, अगर हम लॉ के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें जो जुडिशरी में आते हैं या लॉ ऑफिसर एग्जाम्स में आते हैं, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉ के सब्जेक्ट्स भी पूछते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट आता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आता है, सीआरपीसी आता है, राइट? ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट आता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। लॉ ऑप्शनल पेपर में जो लॉ के सब्जेक्ट्स यूपीएससी ने रखे हैं वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दे आर वेरी वेरी बेसिक लॉ सब्जेक्ट्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एनआई एक्ट, ये बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत इन डेप्थ लीगल नॉलेज होनी चाहिए और उसके बाद ही आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। दे आर वेरी बेसिक्स एंड इनफैक्ट ये माइनर एक्ट्स में आ जाते हैं, दे आर माइनर एक्ट्स, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी बेसिक लॉ सब्जेक्ट्स। आपका अगर एक बेसिक लीगल वोकेबलरी रेडी है, यू कैन इजीली टैकल दीज सब्जेक्ट्स, कोई मुश्किल नहीं है। देन इफ वी टॉक अबाउट कंटेम्प्रेरी लीगल टॉपिक्स, सो कंटेम्प्रेरी लीगल टॉपिक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी जनरली चल रहा है, लीगल करंट अफेयर्स चल रहे हैं, वो आपको वैसे भी पढ़ने हैं, राइट? कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स आ रहे हैं, वो आपको एनी विच वेज पढ़ने हैं। वो आपके करंट अफेयर्स में आते हैं, आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आते हैं। तो अगर मैं, मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि अगर आप पूरा सिलेबस देखेंगे, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 का मिला के सिलेबस देखेंगे, तो आपका 60% 65% सिलेबस आप एनी विच वेज कवर कर ही रहे हैं इन योर अदर सब्जेक्ट्स। सो इट्स बेटर दैट यू चूज दिस एज योर ऑप्शनल पेपर, क्योंकि इसमें फिर आपकी मेहनत कम लगेगी, राइट? अगर आप कोई भी और जो सब्जेक्ट है वो चूज करते हैं, तो आपको उनके लिए इंडिपेंडेंटली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो आपके जीएस पेपर में इतना कवर नहीं करते। और 10%, 15%, 20% तक ठीक है कवर हो जाता है, बट उससे ज्यादा कवर नहीं होता। लॉ के सब्जेक्ट में आपको ये बेनिफिट मिलता है। इफ यू चूज लॉ एज योर ऑप्शनल पेपर, यू गेट दीज बेनिफिट्स। पेपर 1 तो ऑलरेडी 70%, 75% इज कवर्ड, जिसमें आपको फिर अब इंटरनेशनल लॉ में थोड़ी मेहनत करनी है। और इंटरनेशनल लॉ को भी पढ़ोगे आप, तो इंटरनेशनल रिलेशन समझने में आपको और बेटर होगा, राइट? तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं, तो लॉ ऑफ क्राइम्स आपको वैसे भी पढ़ना है, बीएनएस पढ़े बिना अगर आप, इफ यू गेट थ्रू आईपीएस और यू गेट थ्रू आईएएस, यू हैव टू स्टडी बीएनएस, यू कांट स्किप इट। अगर आप अपनी प्रेपरेशन में ही इसको पढ़ लोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल, राइट? दूसरा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से ऑफेंसेस होते हैं, उनको कोर्ट किस तरीके से देखती है। एक होता है कि आप एज अ लेमैन यू सी, अच्छा ओके मर्डर ऐसे होता है या थेफ्ट की ये डेफिनेशन होती है, बट व्हेन यू विल गेट इनटू द लीगैलिटी ऑफ इट, तो आपको पता चलेगा दैट इंग्रेडिएंट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट
to prove murder or to prove theft or other offenses. तो ये चीजें आपको लॉ ऑफ क्राइम्स में पढ़ने को मिलेगी. देन torts, contract or mercantile law, these are again not very difficult, very basic topics of law. कुछ complicated नहीं है, not at all difficult legal vocabulary. You need to understand these topics. अगर आपका basics है आपके law के तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा. Contemporary legal topics again आपने अपने करंट अफेयर्स में पढ़ना है. राइट. सो सिलेबस अगर हम बात करें तो बहुत लिमिटेड सिलेबस है. राइट. आपको और भी पेपर्स है ना, आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है. यू हैव अदर 5 जीएस पेपर्स. सो ये सारे अगर चीजों को, फैक्टर्स को हम देखेंगे तो इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स द सिलेबस इज वेरी लिमिटेड फॉर लॉ. ठीक. देन ऑफ कोर्स वी हैव डिस्कस ओवरलैपिंग विद जीएस पेपर. इससे अच्छा क्या होगा कि आप एक चीज पढ़ रहे हैं और आपको दो पेपर में काम आ रही है. राइट. सो देयर लॉट ऑफ ओवरलैपिंग. पेपर वन का तो 70% जो पेपर है वो ओवरलैप कर रहा है जीएस पेपर के साथ. तो आपको वहां पे सिर्फ 30% और सिलेबस कवर करना है. अदरवाइज 70% आप कर ही रहे हैं. इवन इफ यू डोंट चूज लॉ एज योर सब्जेक्ट, स्टिल यू आर स्टडिंग 70% ऑफ लॉ ऑप्शनल पेपर सिलेबस. राइट. सो दैट इज अनदर थिंग. अब हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसको चूज करना चाहिए. सिलेबस हमने देख लिया. नाउ लेट्स सी हु शुड चूज लॉ एज देयर ऑप्शन पेपर. अगर लॉ ग्रेजुएट्स की बात करें, जिन लोगों ने एलएलबी की है, अगर हम उनकी बात करें, सो इन माय ओपिनियन आपको लॉ के अलावा यू शुड नॉट चूज एनी अदर सब्जेक्ट एज योर ऑप्शनल पेपर. रीजन बीइंग, जो भी सिलेबस अभी हमने देखा है, अगर आप अगर यू आर इन द फाइनल ईयर और यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, इफ यू गो बैक एंड यूल सी आपके सेमेस्टर्स में ये सारा सिलेबस कवर्ड है. राइट. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मर्केंटाइल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, everything you have covered in your graduation. There is no one subject which is extra here. राइट. तो आपको तो कोई और सब्जेक्ट चूज ही नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने ये ऑलरेडी अपने कॉलेज में कवर किया. कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है. राइट. एंड अगर आपने सेमेस्टर्स देखे, 3 ईयर अगर लॉ ग्रेजुएट हैं आप, तो कितने सारे आपके साल में आप 10 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. तो 3 साल में आप 30 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. उसमें से भी आप देखिए कितना लिमिटेड जो सिलेबस है वो आपका यूपीएससी पूछ रहा है. और जो पूछ भी रहा है वो बहुत बेसिक लॉ पूछ रहा है. कॉम्प्लिकेट नहीं किया है सब्जेक्ट को. ऐसा नहीं है कि एविडेंस डाल दिया है, सीआरपीसी सीपीसी डाल दिया है. वेरी बेसिक आईपीसी डाला है. सो वेरी बेसिक सिलेबस दे हैव टेकन. राइट. सो इन माय ओपिनियन लॉ ग्रेजुएट्स, especially law graduates, should not choose any other subject as their optional paper. Law is the best choice. आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ा है. अब आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, आपने एग्जाम्स दिए, तो आपकी आंसर राइटिंग भी हुई हुई है. ऐसा नहीं है कि कुछ अब आपको नया करना है. राइट. तो आपने आंसर राइटिंग भी की है. आपने इतने एग्जाम्स लिखे हैं, सेमेस्टर्स के एग्जाम्स लिखे हैं, तो आपने आंसर राइटिंग भी की हुई है. सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट. वाई स्टार्टिंग समथिंग एल्स फ्रॉम स्क्रैच, जब आपने अपना जो सब्जेक्ट है, प्लस लॉ एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है. राइट. इसको आप जितना ब्रश अप करोगे उतना आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा. राइट. तो लॉ को नहीं छोड़ना है. अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो प्लीज चूज दिस सब्जेक्ट ओनली. इट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग मच बेटर. आपके ऊपर प्रेशर कम होगा एंड यू कैन यूटिलाइज योर टाइम फॉर प्रिपेयरिंग अदर सब्जेक्ट्स. राइट. क्योंकि आप यहाँ पर आपको एक बेनिफिट भी मिल जाएगा. सो फॉर लॉ ग्रेजुएट्स आई डोंट थिंक सो आपको कोई और सब्जेक्ट चूज करना चाहिए. लॉ इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द इंटायर सिलेबस. नाउ ऑल यू हैव टू डू इज फोकस ऑन कंटेम्प्रेरी लीगल टॉपिक्स. करंट अफेयर्स आप अपने ध्यान में रखें एंड यू कीप रिवाइजिंग योर सिलेबस. सो योर ऑप्शनल इज ऑलरेडी रेडी. 3 साल आप पढ़ के आए हैं उसको. राइट. और जो टॉपिक्स भी चूज किए वो कितने सिंपल है. So for law graduates, the best optional subject is law only, and in my opinion, you should not choose any other subject. If you do that, you'll be again investing your time in studying the other subjects from scratch. So उसका कोई फायदा नहीं है. राइट. हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो स्कोर करना है और एग्जाम को क्रैक करना है. राइट. तो उसके लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो हमें चूज करनी चाहिए rather than इंट्रोड्यूसिंग न्यू सब्जेक्ट्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. ताकि अब क्योंकि आप नया सब्जेक्ट चूज करोगे तो आपका जो जीएस के पेपर है, सीसैट है, इन सब में आप अपना टाइम कम इन्वेस्ट कर पाओगे बिकॉज यू आर स्टार्टिंग विद अ न्यू पेपर. लेकिन अगर आप लॉ को ही कंटिन्यू करोगे तो फिर आप अपना जो टाइम है वो लिमिटेड टाइम आप इसकी रिवीजन में दे सकते हैं और बाकी का टाइम यू कैन इन्वेस्ट इन योर अदर सब्जेक्ट्स, जीएस पेपर. राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन लॉ ग्रेजुएट्स.
अब नॉन लॉ ग्रेजुएट्स की भी अगर हम बात करते हैं तो इसका नॉन लॉ ग्रेजुएट्स का मतलब क्या है कि भाई जिन्होंने एलएलबी नहीं की है, राइट। आप कोई भी ऑप्शनल पेपर चूज करते हैं, अगर आपका वो बैकग्राउंड नहीं है, जैसे अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है, आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, ज्योग्राफी बैकग्राउंड से नहीं है, और आप इन सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं, तो आपको उसमें शुरू से मेहनत करनी पड़ती है। आपको सब कुछ शुरू से पढ़ना पड़ेगा, आपको सिलेबस शुरू से देखना पड़ेगा, पेपर वन पेपर टू का सारा सिलेबस आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। अब मैंने पहले इससे पहले आपसे डिस्कस किया था कि सिलेबस क्या है पेपर वन पेपर टू का। अगर आप नॉन लॉ ग्रेजुएट हैं, उसके बाद भी आप पेपर वन का जो सिलेबस है, विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये आप एनी विच वेज यू आर स्टडी, राइट, यू हैव टू स्टडी दैट। तो आप भी पेपर वन का सिलेबस तो कवर कर ही रहे हैं, ऑल यू हैव टू वर्क ऑन इंटरनेशनल लॉ नाउ। इंटरनेशनल लॉ अब आपको पढ़नी है फॉर पेपर वन। अब इंटरनेशनल लॉ भी मैंने आपको बताया कि ऐसा इट्स नॉट वेरी टिपिकल एंड वेरी टेक्निकल। देर आर नो बेयर एक्ट्स, यू डोंट हैव टू स्टडी लॉ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, राइट। आपको वो सब नहीं पढ़ना होता। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, कुछ आपकी ट्रीटीज हैं, वो सब आपको पढ़नी होती हैं। और वो अगर हम उसको एज अ सब्जेक्ट देखेंगे, एज अ सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे तो उसकी जो वेटेज है वो 25-30% है, राइट, इन पेपर वन। तो आप जो पूरा कोई और पेपर चूज करेंगे, उस पेपर वन में पूरे पेपर पे आप मेहनत करते हैं, इसमें आपको सिर्फ 25-30% पेपर पे आपको काम करना है फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज अदर 70% यू आर ऑलरेडी कवरिंग अंडर जीएस पेपर। तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट है। कोई भी आप पेपर लेंगे तो आपको शुरू से पढ़ना ही पड़ता है, बट पेपर वन हियर इट विल हेल्प यू, राइट, क्योंकि आपको सिर्फ इंटरनेशनल लॉ पढ़नी है, और जिसमें भी बहुत टेक्निकल लीगल वोकैबलरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं और वो आपको समझने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे, नो। इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस इज वेरी लिमिटेड। बहुत सारा सिलेबस तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टैकल हो रखा है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफी कुछ आपका जो इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस है वो कवर्ड है। तो इवन इफ यू फोकस ऑन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इट विल हेल्प यू, वो सफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि टॉपिक्स उसमें ऑलरेडी अच्छे से कवर्ड है। सो इंटरनेशनल लॉ आपका वहां से कवर हो जाएगा। पेपर टू की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक पेपर है जिसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे इसको नहीं पढ़ा है। उसमें भी अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन पीनल कोड तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वंस यू गेट थ्रू, आप आईपीएस के लिए सेलेक्ट होते हो, आईएएस के लिए सेलेक्ट होते हो, यू हैव टू स्टडी आईपीसी और बीएनएस नाउ, पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है ना उसके बाद आप ग्रेजुएट लॉ ग्रेजुएट हो जाओगे, नो, आपने एग्जाम क्लियर किया बट यू हैव टू स्टिल स्टडी। सो व्हाई नॉट स्टार्ट नाउ। तो आप अभी भी समझ सकते हो। अगर आप एक चीज आफ्टर यू गेट थ्रू यू विल अंडरस्टैंड आईपीसी, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ ऑल्सो बिकॉज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बहुत सारी क्राइम स्टोरीज पढ़ते हो, क्राइम शोज भी हम श्योर देखते होगे, तो उसमें ये सारी चीजें आप सुन सुन के हम देखते देखते बड़े हुए, तो बहुत सारी वोकैबलरी, क्रिमिनल लीगल वोकैबलरी आपको ऑलरेडी आती है। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज असेंबल इट। ठीक है, आप उसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। देन इफ वी टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एनआई एक्ट, दे आर वेरी बेसिक लीगल सब्जेक्ट्स लाइक एनी अदर सब्जेक्ट। आप अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, इनफैक्ट इन ज्योग्राफी ऑल्सो बहुत टेक्निकलिटी होती है ज्योग्राफी में, राइट, वी इन्वेस्ट आवर टाइम एंड वी अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पर भी वही चीज है, राइट। और प्लस ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, लॉ के अगर सब्जेक्ट्स हम देखेंगे जो जुडिशरी के बच्चे प्रिपेयर करते हैं या लीगल ऑफिसर के एग्जाम्स के लिए लोग प्रिपेयर करते हैं, उनमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो बहुत हाईली कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। यूपीएससी ने अपने लॉ ऑप्शनल पेपर में जो लॉ के सब्जेक्ट्स रखे हैं वो बहुत बेसिक्स रखे हैं, बहुत बेसिक है। देर इज नो लाइक कॉम्प्लिकेटेड लीगल सब्जेक्ट्स दे हैव चोजन। बेसिक बेसिक उन्होंने रखा है, तो तभी इवन द नॉन लॉ ग्रेजुएट्स कैन ऑप्ट फॉर इट एंड दे डू ऑप्ट फॉर इट, राइट। ऐसा इसीलिए तो रखा गया है ना कि ये टॉपिक सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है, ये सब्जेक्ट सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है, इवन द नॉन लॉ ग्रेजुएट्स कैन ऑप्ट फॉर इट। और इसीलिए सिलेबस भी ऐसे डिजाइन किया है, उन सिंपल टॉपिक्स को रखा गया है जो नॉन लॉ ग्रेजुएट्स भी इजीली समझ सके एंड दे कैन अटेम्प्ट, राइट। सो दैट इज द इंटेंशन ऑफ यूपीएससी। अगर उनका इंटेंशन होता नहीं कि हमने कॉम्प्लिकेटेड लीगल टॉपिक्स को ही रखना है ताकि सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स इसको ऑप्ट करें, तो वो ऐसा सिलेबस ही नहीं रखते। उन्होंने बहुत सिंपल सिलेबस रखा है। उनका इंटेंशन है दे वांट टू इनकरेज इवन द नॉन लॉ ग्रेजुएट्स टू गो फॉर लॉ ऑप्शनल पेपर, राइट। सो इट्स बेनिफिशियल फॉर बोथ law graduates as well as non-law graduates. Law graduates, though, they should not at all go for any other subject. The best optional subject for you is law,
दिस इज अ चांस, डोंट मिस इट, प्लीज बी केयरफुल। अगर आप कुछ और चूज करोगे, आप बहुत अपना टाइम जो है आपका वेस्ट हो जाएगा। सो डोंट डू दैट, बी कॉन्शियस और आप ध्यान से चूज योर सब्जेक्ट। आई थिंक द बेस्ट इज लॉ, right? And for non-law graduates also, I've given you a strategy. I've told you how it can be beneficial. Paper 1, you are already 70% covering in your GS paper. All you have to put in some hard work in paper 2. ठीक है? और उसमें भी मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लॉ के देखेंगे, बिकॉज द सिलेबस इज सो लिमिटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स आर कवर, ऑल टॉपिक्स आर कवर। ठीक है? बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी टॉपिक कहीं से भी पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है। द टॉपिक्स आर वेरी लिमिटेड एंड दे हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन PYQs, राइट? And now there is some data I want to share. यू लॉ ऑप्शनल पेपर यूपीएससी ने अपना जो डेटा शेयर किया था, उसके हिसाब से 16% तक रेशियो रहा है क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स का। जिन्होंने लॉ ऑप्शन पेपर को ऑप्ट किया है, तो 16% पीपल हैव गॉटन थ्रू यूपीएससी इन द फाइनल लिस्ट। और 10% से लोग कभी भी, 10% से लोग कभी भी अगर आप देखेंगे तो लॉ का जो रेशियो है नहीं गया है। इट्स ऑलवेज मोर देन 10% ओनली, एंड विच इज अ बिग डील, राइट? तो ऐसा नहीं है कि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस साल की अगर हम बात करें तो जो एवरेज स्कोर रहा है वो 280 रहा है। ठीक है? जो टॉप 100 कैंडिडेट्स थे, उसमें अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो इट्स 280, विच इज अ गुड स्कोर, राइट? इवन द सेवेंथ रैंकर दिस टाइम वाज हैड ऑप्टेड फॉर लॉ ऑप्शनल पेपर। सो ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। एंड रिसेंट जो ट्रेंड रहा है यूपीएससी का, उसमें आप देखेंगे कि लॉ का जो रेशियो है, स्कोरिंग रेशियो है, वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है? सो इवन द डेटा इज बैकिंग इट अप। ऐसा, इट्स नॉट अ थिंग विच आई एम सेइंग जस्ट लाइक दैट, देयर इज अ डेटा विच शोज दैट, राइट? सो इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, द syllabus is limited, previous year questions will guide you how to prepare the paper, राइट? एंड जो टॉपिक्स भी हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने नहीं डाले हुए हैं। ऑलमोस्ट जीएस में आप 70% पेपर 1 का सिलेबस तो कवर कर रहे हैं। सो ऑल आर दीज एडवांटेजेस। इफ यू चूज दिस एज योर सब्जेक्ट, तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू। स्कोर करने में तो हेल्प करेगा ही करेगा लॉ के पेपर में, बट टाइमिंगली आपको टाइम मिल जाएगा टू इन्वेस्ट इन अदर पेपर्स, राइट? तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, यू विल इन्वेस्ट दैट टाइम इन अदर पेपर्स, सो वहां पे भी आपका स्कोर उठेगा। आपको ये समझना है कि आप ऑप्शनल पेपर ऐसे सेपरेट करके मत देखिए। यू हैव टू सी कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है, तो उसके लिए जो आपका सारे जो पेपर्स, यू हैव टू सी देम क्यूमुलेटिवली, right? And you have to manage and balance all of them. So if you choose law as your subject, then it will really help you in doing that, because of course the way the syllabus is designed and the way the questions are put, right? So this is my take on the subject, and this is it. Thank you so much. If you have any question, you can put it in the comment box and I'll try and answer it. And thank you so much for joining.